आज टॉपिक लिया है जिसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं ओपन एजुकेशन रिसोर्स यानी कि मुक्त शैक्षणिक संसाधन। अब पहले जान लेते हैं कि होता क्या है ओपन एजुकेशन रिसोर्स। बाकी चीजें हमने यहाँ पे पीडीएफ के माध्यम से ली है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स से संबंधित बैठक पहली बार कहाँ पे बुलाई गई, क्या फायदे हैं OER के या क्या नुकसान है, किस वजह से प्रयोग किया जाता है, या फिर ऐसे कौन से संसाधन हैं जो कि हमारे सामने हमें प्रस्तुत मिलते हैं जिसके माध्यम से हम मुक्त शैक्षिक संसाधन यानी कि मुक्त शैक्षिक प्राप्त कर सकते हैं। अब पहले आइए जानते हैं OER होता क्या है। जैसा कि आप सबको पता है OER का अर्थ क्या है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। ओपन से तात्पर्य है कि ओपन अर्थात मुक्त, मतलब खुले में ऐसा कोई भी रिसोर्स जिसके माध्यम से हम ओपन यानी कि बिना किसी बाउंडेशन के, बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी शुल्क के हम कहीं भी बैठ के अपनी इच्छा के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ये कहलाता है ओपन एजुकेशन। अब ओपन एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जिन रिसोर्स का प्रयोग किया जाता है वो हमारे क्या हो जाएंगे, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। अब ओपन एजुकेशन रिसोर्स जैसे आप सभी को पता है कि अब हम लोग जैसे जैसे डिजिटल इंडिया में बढ़ रहे हैं या फिर जिस प्रकार से हम लोग आगे चले आ रहे हैं, तो धीरे धीरे हर चीज़ें डेवलप होती जा रही है, लोगों की ज़रूरत बढ़ती जा रही है। उसी प्रकार से क्योंकि हम लोग कम समय में ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। पहले आपको पता था कि डिस्टेंस लर्निंग एक होता है जहाँ पे हम लोग घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, एक होती है डिस्टेंस लर्निंग और एक होता है रेगुलर क्लास। रेगुलर क्लास जहाँ हमें रोज जाके पर्टिकुलर क्लास लेना पड़े, उस क्लास की टाइमिंग होगी, तो वो क्लास हमारी रेगुलर क्लास कहलाती है। डिस्टेंस लर्निंग होता है कि हम कहीं भी बैठ के आराम से अपनी सुविधा के अनुसार जैसे मोड में चाहें हम लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एग्जाम देने का भी तरीका अलग होता है, कुछ न कुछ डिफरेंसेस हैं। तो ये होती थी डिस्टेंस लर्निंग। पहले का समय ऐसा था कि डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करने के लिए हमें जो है डिस्टेंस लर्निंग कोर्स हम करते हैं तो हम कोई भी नौकरी के लिए जाते थे तो उतनी मान्यता नहीं प्राप्त थी, क्योंकि लोग सोचते थे डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ाई की है तो इतना अच्छा नॉलेज नहीं होगा। लेकिन अभी धीरे धीरे डिस्टेंस लर्निंग का भी स्तर अच्छा होता जा रहा है। अब हमारी सरकार ने ये भी तय कर दिया है कि हम चाहे तो एक साथ दो प्रकार की यानी कि एक डिस्टेंस लर्निंग में कोई भी कोर्स कर सकते हैं और एक रेगुलर में, दोनों पढ़ाई एक साथ कर लेंगे। दोनों को एक साथ 2 डिग्री की मान्यता प्राप्त हो गई है। धीरे धीरे इसकी शुरुआत और अच्छी होती जा रही है। लोग जो है ज़्यादातर प्रयास कर रहे हैं कि हम पढ़ाई के साथ साथ अपना कुछ रोजगार भी कर सके। अभी जैसे आप लोग भी हैं, क्या है, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब पे क्या होता है कि कोई भी बाउंडेशन नहीं है, यानी कि आपको मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जा रही, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहें तो लाइव देखिए, आप चाहें तो जब आपके पास समय हो आप अपनी सुविधा के अनुसार हमारे द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब ओपन एजुकेशनल रिसोर्स के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं कि आखिरकार ओपन एजुकेशन रिसोर्स होता क्या है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आपको दिखाई दे रहा है खुले शैक्षिक संसाधन स्वतंत्र रूप से सुलभ है, यानी कि बहुत ही आसानी से हम सबको प्राप्त हैं, किसी का कोई दबाव नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, आप स्वतंत्र रूप से पढ़ाई शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। खुले तौर पर लाइसेंस प्राप्त पाठ, मीडिया और अन्य डिजिटल परिसंपत्तियां हैं जो शिक्षण सीखने और मूल्यांकन के साथ साथ अनुसंधान उद्देश्यों के लिए उपयोगी हैं। यानी कि इनको ओपन काम करने के लिए, ओपन एजुकेशन देने के लिए लाइसेंस प्राप्त एक लाइसेंस दिए गए होते हैं। मीडिया और अन्य डिजिटल कई सारे ऐसी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम ओपन एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जो शिक्षण सीखने और मूल्यांकन के साथ साथ अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भी उपयोगी हैं। जैसे आप क्या हैं, हम लोग जो है आपको सूचना दे रहे हैं, यानी कि हम कोई ना कोई नॉलेज देते हैं और आप जो है, जो लोग हो सकता है कोई लोग ऐसे भी देखते होंगे कुछ लोग वीडियोस जो इस फील्ड से संबंधित नहीं है। अब अगर इस फील्ड से संबंधित नहीं है तो फिर भी अगर हम आपको शिक्षा दे रहे हैं तो कोई ना कोई आपके अंदर
नई सारी जानकारियों का आपके अंदर वो होता है, प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप लोग अनुसंधान यानी कोई ना कोई नई चीजें, जैसे आप सोचते हैं कि ये OER हमने पढ़ाया, आपको जो चीजें समझ में आ गई, फिर आप सोचते हैं अच्छा इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं, यानी कोई ना कोई उसमें अनुसंधान करने का प्रयास करते हैं। तो ये फायदे हैं OER के। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज शब्द को पहली बार कब प्रयोग किया गया? यूनेस्को द्वारा 2002 में एक विकासशील देशों में उच्च शिक्षा के लिए ओपन कोर्टवेयर के प्रभाव पर अपनाया गया था। जैसे आपसे हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज से संबंधित पहली बार बैठक कहाँ बुलाई गई? तो अगर ये एग्जाम में आएगा तो आपको याद रखना है कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज से संबंधित पहली बार बैठक यूनेस्को द्वारा बुलाई गई। कब बुलाई गई? सन 2002 में। 2002 में सभी विकासशील देश एक साथ मिलकर उच्च शिक्षा को और बढ़ावा देने के उद्देश्य से कि कैसे हम हायर एजुकेशन को और ज्यादा अधिक विकसित कर सकें, ज्यादातर लोग शिक्षा प्राप्त करने का प्रयास करें। जैसे कभी कभी ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं सामने कि हम जो है रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर सकते हैं और हम अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर देते हैं। तो धीरे धीरे कैसे ऐसा प्रयास किया जाए कि सब लोग, जिनके पास साधन हो, जिनके पास ना हो, वो सब लोग शिक्षा प्राप्त कर सके। इसी के तहत यूनेस्को द्वारा पहली बार 2002 में बैठक बुलाई गई थी, जिसके अंतर्गत उच्च शिक्षा को अपनाने के लिए ये पहली बार ओपन एजुकेशनल रिसोर्स यानी OER को अपनाया गया। OER सितंबर 2007 में ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट और शटलवर्थ फाउंडेशन ने केप टाउन में एक बैठक बुलाई, जिसमें घोषणा पत्र पाठ पर सहयोग करने के लिए खुली शिक्षा के 30 प्रमुख प्रस्तावकों को आमंत्रित किया गया था। अब देखिए दूसरी चीज, पहली बैठक की बात हो गई कि यूनेस्को द्वारा पहली बार बैठक बुलाई गई, लेकिन दूसरा चीज यहाँ पे दिया है कि सितंबर 2007 में ओपन सोसाइटी इंडस्ट्री और शटलवर्थ फाउंडेशन ने केप टाउन में एक बैठक बुलाई, जिसमें कई ऐसे लोगों को बुलाया गया जिनके कई अपने अपने व्यू थे कि ओपन यानी कि खुले में शिक्षा प्राप्त करने का क्या क्या स्रोत होना चाहिए, किस तरीके से शिक्षा प्रदान की जाएगी, क्या सोर्सेज हो सकते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो ऐसे कुल 30 लोगों को बुला के ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज से संबंधित बैठक आमंत्रित की गई। कब आमंत्रित की गई? दिसंबर 2007 में ओपन सोसाइटी इंडस्ट्री और शटलवर्थ फाउंडेशन के आपसी सहयोग से ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें दिया है कि इस बैठक में कितने 30 प्रस्तावकों को बुलाया गया और उनके माध्यम से उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई सारे स्रोत तैयार किए गए कि किस माध्यम से हम हायर एजुकेशन को और अधिक विकसित कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है कि यह घोषणा जनवरी 2008 को जारी की गई। इंटरनेट के माध्यम से बिना किसी प्रकाशकों का सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित करने के लिए शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई गई। दे रहा है कि यह घोषणा जो ऊपर बात हुई कि 2007 में बैठक हुई, उसका बात कह रहा है कि जनवरी 2008 में यह घोषणा की गई कि इसमें इंटरनेट का प्रयोग किया जाए, किसी भी प्रकार का कोई वित्त प्रभाव न पड़े, यानी कि कोई फाइनेंशियल फोर्स आपके ऊपर न डाला जाए। अगर आप चाहें तो स्वैच्छिक रूप से अपनी कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं, जैसी आपके ऊपर सुविधा हो। OER के लिए वैश्विक आंदोलन का समापन यूनेस्को, COL और अन्य भागीदारों द्वारा 2011 और 2012 को पेरिस में बुलाई गई, जिसमें पहली बार विश्व कांग्रेस में बुलाई गई बैठक। और परिणाम में क्या प्राप्त हुआ? पेरिस घोषणा पत्र 2012 तैयार किया गया। पेरिस घोषणा पत्र, पेरिस में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसके अंतर्गत एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार हुआ जिसके अंदर ये चीजें सारी कही गई कि OER यानी कि मुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए ओपन यूनिवर्सिटीज को बढ़ावा दिया जाए। ओपन यूनिवर्सिटीज को प्रयास किया जाए कि वो जो है ज़्यादातर खुले में शिक्षा प्रदान करने के लिए फोर्स करें, सबको जो है ज़्यादातर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें और ज़्यादातर लोगों को शैक्षिक रूप से
मजबूत बनाने का प्रयास करें। अब देखिए इसी में हम आगे चलते हैं और अब बात आ गई कि OER के फायदे क्या क्या हैं, यानी कि ओपन एजुकेशन रिसोर्स से हमें क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। पहली बात दिया है कि OER सीखने के लिए विस्तारित पहुंच। अब जैसे आप लोग देखते हैं कि OER में हम लोग किसी यूट्यूब चैनल का, किसी एजुकेशनल एप्स का या कोई ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, हम एक जगह बैठे हम किसी बाहर की यूनिवर्सिटी, बाहर के किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करना चाहें तो हम लोग क्या होते हैं, घर बैठ के उस चीज़ को अपने तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम कहीं भी बैठे होंगे, पूरे देश में विदेश में कहीं भी बैठे होंगे, हम चाहें तो आराम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो विस्तारित पहुंच यानी कि एक बहुत बड़े क्षेत्र पे OER की वजह से एक बहुत बड़े क्षेत्र पर शिक्षा का पहुंच गई है। अब इसके अंतर दिया है कि किसी भी समय कहीं भी पहुंचा जा सकता है, यानी कि हमें अगर सिखाना हो, जैसे हम चाहते हैं कि आपको नॉलेज प्राप्त हो, हम चाहते हैं कि OER से संबंधित आपको ज्ञान दिया जाए, तो हम कभी भी चाहें, या तो आप चाहें कि क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप किसी भी समय हमारे तक पहुंच सकते हैं। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि समय देखना पड़ेगा या कोई भी, आप चाहें जब क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये फायदे हैं OER के। उसी तरीके से पाठ्यक्रम सामग्री को संशोधित करने की क्षमता, जैसे अगर आपके पास कोई किताब पहुंच जाए, क्योंकि वो आप पेमेंट करके खरीदते हो और उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ने के लिए आपको चैप्टर वाइज सब कंटेंट दिया होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आपको OER पहले पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, स्मार्ट ऐप पहले पढ़ना है तो आप फिर पढ़ सकते हो, जो आप चाहे आप अपनी सुविधा से पढ़ सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे पढ़ाने में कोई मानवीय भूल हो गई, कोई गलती से हमने कुछ और पढ़ा दिया या कोई और टॉपिक में से कुछ गलतियां बता दी, तो हम चाहें तो जब चाहे अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि पाठ्यक्रम में अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए तो हम इसको सुधार सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे आपके आपसी संबंध से जो है ये एजुकेशन हम आपको दे रहे हैं। तो इस चीज़ों का क्या है कि पाठ्यक्रम सामग्री को संशोधित करने, मतलब कभी भी ऐसा हो सकता है कि हम संशोधन कर सकते हैं, उन विषयों तक सीमित होया जा सकता है जो पाठ्यक्रमों से प्रासंगिक हैं। आगे चलते हैं। तीसरा लाभ दिया हुआ पाठ्यक्रम सामग्री का संवर्धन, ग्रंथों, चित्रों और वीडियो का उपयोग विभिन्न शिक्षण शैलियों का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। यानी कि जैसे हम आपको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, अब हम चाहें तो इस पूरे लेक्चर में कोई एक ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं जो पुराने प्राचीन काल के समय का कोई ग्रंथ हो, कोई किसी प्रकार का कोई चित्र हो, कोई वीडियो हो, तो हम उसको यहाँ पे प्रस्तुत करके एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने रखेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से शिक्षा प्राप्त हो जाएगी। और देखिए आपके सामने समझ रूप से जो है हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, तो जितने अच्छे से आपको बातें समझ में आ रही हैं उससे कम समझ में आती तब जब आपके सामने सिंपल एक बुक रख दी जाती है और आपको खुद ही पढ़ना होता, खुद समझना होता। लेकिन हम आपको YouTube चैनल के माध्यम से ऐसे समझा रहे हैं, पूरा एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर के माध्यम से चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ताकि आपके माइंड में सब चीज़ें सेट हो जाए, आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहने पाए। तो उसी प्रकार से OER के अंदर कई ऐसी सामग्रियों को इन्वॉल्व किया जा सकता है जिससे हम अपनी शैली को, अपने पढ़ाने की क्षमता को और अधिक विकसित कर सकें। सूचनाओं का तेजी से प्रसार, अगर देखिए जितनी तेजी से प्रचार ऑनलाइन या फिर ऐसे रिसोर्स के माध्यम से किया जाता है, जैसे किसी ऐप पे हमें कोई ऐप का ऐड करना है तो हम लोग ऑनलाइन जितनी अच्छी तेजी से प्रचार देख सकते हैं उतनी तेजी से हम ऑफलाइन नहीं देख पाते। तो अगर कोई भी चीज़ का प्रमोशन हमें ऑनलाइन करना होगा तो हम उसका तेजी से प्रसार कर सकते हैं, मतलब हम उसको तेजी से सबके सामने पेश कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फायदा है OER के। अब इसके बाद देखिए छात्रों के लिए लागत की बचत, हम पढ़ने कहीं एक प्रॉपर जगह जाएंगे, हमें रोज आने जाने का खर्चा देना होगा, हमें रोज अपने रहने के लिए व्यवस्था करनी होगी। तो और अगर हम एक जगह कहीं भी घर बैठ के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं तो दोनों में अंतर है कि वहाँ पे पैसे की बचत होगी और एक जगह जहाँ पे हमें रोज जाना पड़ेगा वहाँ पे पैसे की बचत नहीं होगी। तो ये फायदे हैं जो कि हमारे OER से संबंधित गुणवत्ता और विश्वसनीयता संबंधित चिंताएं कि ये क्या है। अब देखिए हम आगे पढ़ रहे हैं OER के नुकसान, यानी कि फायदे की बात हो गई कि फायदे हमने देख लिया, समय की बचत है,
प्राचीन चीजों का प्रयोग हम करके शिक्षा को और अधिक विकसित कर सकते हैं। ये सब फायदे थे। नुकसान में देखिए गुणवत्ता और विश्वसनीयता की चिंताएं। जैसे किसी आप एक प्रॉपर बुक से पढ़ाई करते हैं तो आपको पता होता है कि इस बुक में ये चीज लिखी थी इसलिए हमने यहाँ पे लिख दी। लेकिन अगर हम अभी कोई चीज पढ़ा दें और इनकेस की कोई गलती हो जाए, ऐसा होगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा, फिर भी अगर इनकेस कभी ऐसा होता है कि कुछ मिस्टेक निकल जाए तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है जिसको आप दिखा सकें। तो ये चीजें हैं कि आपको विश्वास रखना होगा कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो सही है। अगर नहीं विश्वास होगा तो ये आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ गए तो गलत होने की संभावना रहती है। लेकिन आप प्रूफ कैसे देंगे? प्रूफ देने के लिए कहीं ना कहीं आपको सॉलिड प्रूफ चाहिए होता है, तो ये OER के नुकसान में आ जाएगा। उसके बाद देखिए दिया है कॉपीराइट संपत्ति संरक्षण की सीमा, कि कॉपीराइट मतलब लोग आसानी से, हम पढ़ा रहे हैं, हमारे बाद कोई दूसरी संस्था में कोई टीचर है वो हमारी चीज़ों को कॉपी करके वो फिर से पढ़ा सकता है। तो ये नुकसान है कि हम चीज़ों को कॉपीराइट करके दूसरे तक पहुंचने से रोक नहीं सकते हैं। लोग दूसरे के कंटेंट आसानी से निकाल लेते हैं और उसको कहीं भी पढ़ा सकते हैं। तो ये सब नुकसान है। कॉपीराइट के बाद दिया है प्रौद्योगिकी के मुद्दे। कुछ छात्रों को धीमा इंटरनेट कनेक्शन के कारण ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंचने में कठिनाई होती है। ये तो आपको अच्छे से पता है कि अगर इंटरनेट कनेक्शन, जैसे आपने ऑनलाइन कोर्स ले लिया, अब आपके यहाँ आज नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, आप चाहते हैं आज हम कंप्यूटर पढ़ना है, तो आप कैसे एजुकेशन लेंगे? तो आपको इंटरनेट ना होने की वजह से नुकसान हो सकता है। अब देखिए प्रमुख शैक्षिक सम्मेलन, OER से संबंधित शैक्षिक सम्मेलन की बात की जा रही है कि वो कौन कौन से शैक्षिक सम्मेलन है जो OER से संबंधित। जैसे पहला दिया मुक्त शिक्षा सम्मेलन, कहाँ हुआ? उत्तर अमेरिका में, जो प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। यानी OER से संबंधित कुछ सम्मेलन की बात की जा रही कि OER से संबंधित पहला सम्मेलन, मतलब हर साल कहाँ सम्मेलन होता है? तो एक सम्मेलन है जिसका नाम है मुक्त शिक्षा सम्मेलन। ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? अमेरिका और कनाडा में। अमेरिका और कनाडा में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। दूसरा दिया OER सम्मेलन जो कि यूरोप में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। पहला हो गया मुक्त शिक्षा सम्मेलन जो अमेरिका और कनाडा में। दूसरा हो गया OER सम्मेलन जो कि यूरोप में आयोजित किया जाता है। उसके बाद दे रहा है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस जो कि ओपन एजुकेशनल कंसोर्टियम द्वारा संचालित ग्लोबल कॉन्फ्रेंस, हर साल दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में आयोजित किया जाता है। तीसरा दिया हुआ है क्रिएटिव कॉमन्स ग्लोबल समिट जो कि सालाना अपने वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और इनके कई विषय में से एक मुख्य विषय है जिसका नाम है ओपन एजुकेशन। तो आपके ये चार ऐसे सम्मेलन थे जिसके कहीं ना कहीं कुछ विषयों में से एक मुख्य विषय होता है जिसका नाम होता है ओपन एजुकेशन, यानी मुक्त शैक्षिक स्रोत को, मुक्त शैक्षिक शिक्षा को कैसे क्या बढ़ावा देना है, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। तो ये सब इन सम्मेलन के कहीं ना कहीं विषय माने जाते हैं। आगे देखिए कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी के नाम दिया है जो हमारे यहाँ मुक्त शिक्षा का काम करती हैं, यानी कि हमें ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से भी इनको जाना जा सकता है। अब इनको कौन संचालित करता है या कैसे चलती हैं, कब बनी, बस हमें ये जानना है कि ये कब बनी और इसका मुख्यालय कहाँ है। अब जैसे पहली यूनिवर्सिटी है जिसका नाम हम लोगों ने बहुत सुना है कि इग्नू, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, कब स्थापित हुई है? 1986 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में, नई दिल्ली। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1986 में स्थापित हुई है। कहाँ पे मुख्यालय है? नई दिल्ली। फिर इसके बाद दिया मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय मुख्यालय है भोपाल में, और कब स्थापित हुआ है? 1991। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल में 1991। दूसरा दिया यशवंत राय चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, क्या नाम है? यशवंत राय चव्हाण महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी, नासिक में है, 1989 में स्थापना हुई है। आगे दिया है वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कहाँ पे है? कोटा में। ध्यान से देखिए,
वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय कोटा कब स्थापना हुई है? 1987। देखिए अभी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, लेकिन इसी का पुराना नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अभी क्या नाम है? राजसी टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, लेकिन अगर इसके प्राचीन नाम की बात की जाए तो पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। कहाँ पे मुख्यालय है? प्रयागराज, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में। और इसका मुख्यालय कब स्थापना हुई? 1999। आगे दिया है नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय। नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय को NSOU नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी। कहाँ पे मुख्यालय है? कोलकाता। और कब स्थापना हुई है? 1997। फिर BR अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पहली ओपन यूनिवर्सिटी है, पहली ओपन यूनिवर्सिटी। कब? हैदराबाद में स्थापना हुई है। कब? 1982। उसके बाद नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना में है। कब स्थापना हुई है? 1987। और लास्ट में दिया हुआ है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। कहाँ पे है? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। कब स्थापना हुई है? 2005। तो अगर पहली यूनिवर्सिटी, पहली मुक्त यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो भीमराव अंबेडकर मुक्त यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है। कब स्थापना हुई है? 1982 में। और ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो हमारे भारत में मुक्त यूनिवर्सिटी यानी मुक्त शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करती हैं। और हम लोग इनसे घर बैठकर कोई भी ऑनलाइन कोई भी कोर्स, चाहे तो टेक्निकल हो, प्रोफेशनल हो, किसी भी प्रकार की कोई डिग्री हो, कोई भी कोर्स करना चाहें तो हम आराम से घर बैठ के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य यूनिवर्सिटी के नाम थे। तो ये आपका रहा OER से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया। आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि देखिए कुछ भी क्वेश्चन होंगे, जितनी चीजें पढ़ाई गई सब कुछ उसमें से ही आएगा। और अब हम जब सिलेबस आपका खत्म होगा तो हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे, जिसमें हर एक टॉपिक से कुछ क्वेश्चन लिए जाएंगे, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो वहाँ पे हम लाइव क्लास लेंगे जब, तो आप लोग अपनी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेरी होगी तो आप तुरंत क्वेश्चन के माध्यम से वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो OER से संबंधित हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी सामग्री है जिनका प्रयोग शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, यानी शिक्षण सामग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। शिक्षण सामग्री में डिजिटल शिक्षण सामग्री क्या होती है, कौन कौन सी सामग्री होती है, किस प्रकार से प्रयोग होती हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए धन्यवाद।